ओके, लेट अस गो स्टार्ट। अभी तक हम सभी लोग देख चुके हैं कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान की परिभाषा और भाषा विज्ञान के मुख्य अंग। मुख्य अंग में सबसे पहले हम ध्वनि विज्ञान को देख चुके हैं। आज से हम लोग ध्वनि विज्ञान की बहुत लंबी इकाई है, और आपको बता दूं कि जितने ज्यादा प्रश्न इस इकाई पर आएंगे उतने शायद ही किसी इकाई पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली, कुछ तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये पॉइंट, इसमें अलग अलग प्रकार के अवयव है जो उच्चारण प्रक्रिया में सहायता देते हैं, है ना। फिर जीवा होगी, या हमारा मुख विवर होगा, हमारी दंत पंक्तियां होगी, ओष्ठ होंगे, अलग अलग प्रकार के। तो वैसे ही आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से जो एग्जाम होगी, तो जाहिर सी बात है इस इकाई पर सबसे ज्यादा प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ध्वनि विज्ञान को। सबसे पहले इसमें क्या है यह आप लोग देखिएगा। आपको पहले बता दिया है कि ध्वनि विज्ञान की परिभाषा, भाषा ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली, ध्वनि वर्गीकरण के आधार, फिर वो स्थान और प्रयत्न के आधार पर होते हैं। स्वर क्या होते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान में स्वर और व्यंजनों का ही महत्व होता है, तो स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण, ध्वनि गुण क्या है, इन सब पॉइंट्स को हमें अभी देखना है। तो आज की तासिका में हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी इकाई आपकी है और मुझे लगता है कि 1 वीक तक ये चलने वाला पॉइंट है। भाषा की मूलभूत इकाई स्वर होता है। आपको इसके पूर्व हमने उदाहरण दिया था किस प्रकार से भाषा की मूलभूत एवं लघुतम इकाई ध्वनि होती है ना। ध्वनि से तात्पर्य केवल आवाज नहीं है, बल्कि हम यूं कहना चाहेंगे कि ध्वनि से तात्पर्य वो सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शब्द तैयार होते हैं, है ना। जैसे स, धन आ, धन ग, धन र बराबर शब्द तैयार होता है। शब्द कौन सा तैयार हुआ? एक मिनट में वो स, धन आ, धन ग, धन र शब्द कौन सा तैयार हुआ? ओके सागर, गुड, आपने मैसेज बॉक्स में डाल दिया, चैट बॉक्स में, कोई बात नहीं, शायद आपकी आवाज नहीं आ पाई है। तो यही है कि जब सार्थक एवं लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है, तो पहला वाक्य आप लोगों को समझ में आया, भाषा की मूलभूत इकाई स्वर या ध्वनि होती है। ध्वनि विज्ञान या भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग होता है। कैसे? क्योंकि यदि ध्वनियां ही सार्थक नहीं होती है तो शब्द सार्थक नहीं होंगे। शब्द सार्थक नहीं होते हैं तो वाक्यों को अर्थों के साथ पिरोया नहीं जाएगा। इसलिए ध्वनि विज्ञान या भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है। मनुष्य के मुख से, आपको इसके पूर्व बताया था, मनुष्य के मुख से या अन्य किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए कि जैसे ध्वनियां होती है अलग अलग प्रकार की, कौन कौन सी होती है वो हम आपको आगे बताएंगे ही मतलब दिन भर हम लोग जिन कार्यों करते हैं तो उन कार्यों में कहीं ना कहीं आवाज जुड़ता है, कहीं ना कहीं नाद जुड़ता है, कहीं ना कहीं शब्द सुनाई देते हैं, है ना। तो ये क्या है? तो यह ध्वनियां कहलाती है। ध्वनि के संदर्भ में अध्ययन करने वाले इस विज्ञान को ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। आपको अनायास प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि ध्वनि विज्ञान को
अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। फिर वहां पर अर्थ विज्ञान, स्वन विज्ञान, वाक्य विज्ञान और शब्द विज्ञान, इस प्रकार से पर्याय दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि विज्ञान को स्वन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। सवाल कैसे पूछा जाता है इस पर डिपेंड करता है, तो आपको ध्यान देकर इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में इसके लिए फोनेटिक्स है ना, फोन को जानते हैं, फोन। फिर फोन का अर्थ क्या होता है, ध्वनि। और टिक्स, फोनेटिक्स, टिक्स और लॉजी, देखिए फोनोलॉजी भी कह सकते हैं और टिक्स भी, फोनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो यह शब्द टिक्स या लॉजी विज्ञान से जुड़े हैं, शास्त्र से जुड़े हैं। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? यस मैम। ओके। देखिए अंग्रेजी में इसके लिए फोनेटिक्स कहा जाता है और फोनोलॉजी भी कहा जाता है। आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि फोनेटिक्स या फोनोलॉजी किसे कहा जाता है। फिर पर्याय के रूप में ध्वनि विज्ञान होगा, वाक्य विज्ञान होगा, शब्द विज्ञान होगा और अर्थ विज्ञान होगा। आपको करेक्ट आंसर उसका चुनना होगा कि फोनेटिक्स और ध्वनि फोनोलॉजी विज्ञान। से तात्पर्य ध्वनि विज्ञान से है। क्लियर यहाँ तक? दो परिच्छेद हमारे हुए हैं, दो परिच्छेद आपको क्लियर हो गए बेटा? जी मैम। हाँ। अब चलते आगे कि यदि हम सामान्य रूप से हर सजीव या निर्जीव वस्तु के घर्षण को या टकराव को, टकराहट होती है ना, दो वस्तुओं की टकराहट से निकलने वाली उत्पन्न होने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसकी परिभाषा कर दी है कि सजीव हो या निर्जीव हो, अब हम दोनों बोल रहे हैं ना, हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, ये भी ध्वनि है। क्लियर? आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, ये भी ध्वनि है। फिर यदि हम कहते हैं, कल हमने आपको बजाकर देखा था, देखिए ये भी ध्वनि है। मतलब चाहे सजीव हो, चाहे आप और हम हो, चाहे ये इस प्रकार के हमने बजा के बता रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ। तो ये जब दो वस्तुओं की टकराहट होती है या मशीन प्रणाली से उत्पन्न जो आवाज होती है, उसे भी हम ध्वनि कहते हैं। अब इस ध्वनि विज्ञान में क्या क्या अध्ययन होता है? तो ध्वनि विज्ञान में वाक, वाक मतलब बोलना है ना, स्वर का अध्ययन मतलब मनुष्य कैसे बोलता है, तो वाक स्वर का अध्ययन होता है, जिनके संयोग से शब्द बनते हैं और वह शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। देखिए जब व्यक्ति बोलता है, जब व्यक्ति बात करता है, तो बात करते समय वह अलग अलग प्रकार के ध्वनियों का निर्माण करता है, अलग अलग प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करता है, और जब वह शब्द अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे ही हम ध्वनियां कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि रोजमर्रा के व्यवहार में, मतलब डेली के व्यवहार में, प्रतिदिन हम ऐसे आवाज या कोई नाद, कोई शब्द सुनते हैं, वे सब ध्वनियां ही कहलाती है। उसमें से कुछ ध्वनियों का भले ही कोई आशय न हो, अतः ध्वनियां सार्थक तथा निरर्थक दो प्रकार की हो सकती। देखिए अब सार्थकता से और निरर्थकता से तात्पर्य क्या है कि सार्थकता एक हो सकती है कि हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से चलते हुए किसी ने पीछे से भूपू बजाया, मतलब हॉर्न दिया गाड़ी वाले ने, तो ये सार्थक ध्वनि हुई, क्योंकि वह हमें क्या सलाह देता है कि आप रास्ते से हट जाओ, ये सीख हमें वो देता है, मतलब ये सार्थक ध्वनि होती है। निरर्थक ध्वनि कैसे होगी कि जैसे हमारे पैरों की जो आहट है, हम चल रहे हैं, या पका हुआ फल है, जो पका हुआ फल पककर नीचे चला आता है न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार, तो उस फल का नीचे आना, या किसी भी व्यक्ति ने गहरे पानी में पत्थर को डालना, या किसी एक लड़के ने कांच को ईंट मारकर या पत्थर मारकर उस कांच को फोड़ना, ये निरर्थक ध्वनियां हो सकती है। सार्थक भी बता आपको
निरर्थक भी बताए, ये आवाज की बात बताए। अब हम लोग चलते हैं ध्वनियों की सार्थकता और निरर्थकता की बात करते हैं। सार्थकता की यदि बात अपन करते हैं ध्वनियों की, तो ध्वनियों का सार्थक होना निश्चित ही आवश्यक हो जाता है। यदि हम लोग सागर इस शब्द को लेते हैं, तो सागर इस शब्दों को पलट देते हैं तो गरसा बनते हैं या रगसा बना देते हैं, तो इससे ध्वनियों के सार्थक होने की बात नहीं होती है। और जब ध्वनियों के सार्थक होने की बात नहीं होती है तो वह ध्वनियां निरर्थक कहलाती है। और जब वह ध्वनियां निरर्थक कहलाती है तो उसमें शब्द तैयार नहीं हो सकते। जब शब्द तैयार नहीं हो सकते तब उसमें वाक्य की गहनता के साथ पिरोया नहीं जा सकता। जब वाक्य उसमें नहीं आते तो अर्थ की तो महत्ता ही नहीं है। मतलब तय है कि यहाँ पर हम लोगों के पास में ध्वनियों का सार्थक होना उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना कि भाषा को वह एक कालिक रूप देने के लिए वह स्थित होता है। इसलिए ध्वनियां सार्थक ही होनी आवश्यक हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ। हाँ मैम। सवाल, आपको सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं बाद में जुड़ी वैशाली आपके लिए थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं कि भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि कहलाती है। आपको बता दिया लघुतम इकाई का नाम ध्वनि है, क्योंकि जैसे हम वाक्य को सागर खाना खा रहा है, सागर क्या कर रहा है, तो सागर खाना खा रहा है। सागर अत्यंत मनोरम है, सागर कैसा है, तो सागर मनोरम है। इस प्रकार के वाक्यों को यदि पिरोते हैं, वाक्यों को खंडित करते हैं तो हमें शब्द मिलते हैं, शब्दों को खंडित करते हैं तो हमें ध्वनियां मिलती है, लेकिन हम ध्वनियों को खंडित नहीं कर सकते। इसलिए भाषा की मूलभूत लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि विज्ञान, अब देखते हैं कि ध्वनि विज्ञान ये भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है। क्योंकि फिर से एक बार हम चलते हैं सार्थकता की ओर, क्योंकि यदि सार्थक ध्वनियां मिलती है, सार्थक शब्दों का निर्माण होता है, सार्थक शब्द मिलते हैं तो सार्थक वाक्य मिलते हैं, और सार्थक वाक्य से ही अर्थ की गहनता उस पर डिपेंड करती है। इसलिए भाषा विज्ञान का ध्वनि विज्ञान महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मनुष्य के मुख से या अन्य किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य के मुख से या अन्य किसी स्रोत से, जब केवल अपनी वाणी, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप उसका हमारा साथ दे रहे हो, तो ये जो हम दोनों का स्रोत है यह एक जैसे बह रहा है ना। मतलब हमारे मुख से हमारा फोनेटिकल प्रॉब्लम है, मतलब हमारे गले में प्रॉब्लम आ रही है, जिस कारण हमारी आवाज आप लोगों तक ठीक ठाक ढंग से नहीं पहुंच पा रही होगी। बीच बीच में खांसी, बीच बीच में ये आवाज की रुकाहट, ये सभी चीजों को आप महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फोनेटिकल प्रॉब्लम है। ये फोनेटिकल प्रॉब्लम क्यों होता है हम आपको बताएंगे बाद में। तो मनुष्य के मुख से, मतलब उसके जुबान से या अन्य किसी स्रोत से उत्पन्न आवाज को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि के संदर्भ में अध्ययन करने वाले इस विज्ञान को ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ध्वनि विज्ञान को अलग किस नाम से जाना जाता है, तो ध्वनि विज्ञान को स्वन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। तो फोन का अर्थ होता है ध्वनि, और टिक्स या लॉजिक का मतलब होता है विज्ञान या शास्त्र। सवाल आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि फोनेटिक्स या फोनोलॉजी यह शब्द किस विज्ञान से संबंधित है, फोन से तात्पर्य क्या होता है। इस प्रकार या टिक्स या लॉजिक से तात्पर्य अलग अलग, देखिए कितने सारे प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, अभी के अभी आपको 2-3 वाक्यों में हमने 5-6 प्रश्न तैयार करके बताए। तो ऐसे प्रश्न आप लोग भी तैयार करते रहिएगा, ताकि जो आपकी टेस्ट होगी उसमें आप लोगों को देने में आप तैयारी के साथ रहोगे। जब हम कहते हैं कि सामान्य रूप से हर सजीव या निर्जीव वस्तु के घर्षण को, टकराव को या मशीनी प्रणाली से उत्पन्न आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। अब हम बोल रहे हैं हम सजीव है, लेकिन जैसे हमने आपको अभी की आवाज सुनाई,
देखिए ये दो वस्तुओं की आवाज है, टकराहट सुनाई दे रही है आपको, इसे ये उत्पन्न आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो ध्वनि विज्ञान में केवल स्वन का अध्ययन होता है, वाक स्वन का अध्ययन, मतलब मनुष्य क्या बोलता है, उससे क्या निर्मित होने वाली जो ध्वनियां है, जो स्वन होता है ना, उसका अध्ययन वो करता है। और जिनके संयोग से शब्द मिलते हैं और शब्द के साथ साथ उसके भिन्न अर्थ प्रयुक्त होते हैं, उसका अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। रोजमर्रा के व्यवहार में, मतलब प्रतिदिन के व्यवहार में ऐसे कई शब्द, ऐसा कोई आवाज या हम कोई ऐसे नाद सुनते हैं जो सब ध्वनियां कहलाती हैं। लेकिन कई ऐसी ध्वनियां होती है कि उसका कोई आशय नहीं निकलता है, पर फिर भी वो ध्वनियां कहलाती हैं। अतः ध्वनियों को सार्थक तथा निरर्थक, इन दो प्रकार की ध्वनियों को हम रख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो ध्वनियों को सार्थक एवं निरर्थक कैसे बनाते हैं? तो सार्थकता से तात्पर्य क्या है कि सागर, सागर इस शब्द से सार्थकता आ रही है, लेकिन गरसा से या रगसा से नहीं आ रही है, तो यह निरर्थक ध्वनियां हुई। सार्थकता से तात्पर्य है कि हम लोग रास्ते से चल रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, मतलब वो हमें रास्ते से हटने का संकेत दे रहा है। ये भी ये संकेत है, ये हॉर्न का बजना मतलब ये सार्थकता की एक निशानी है। तो निरर्थकता से तात्पर्य हमने आपको बता दिया कि किसी शरारती बच्चे ने कांच पर ईट या पत्थर को मारकर फेंकना, या पानी में पत्थर को धड़ाम से डाल देना, पके हुए फल का ऊपर से नीचे आ जाना, ये सब निरर्थक ध्वनियां कहलाती हैं। सार्थकता से और निरर्थकता से तात्पर्य वही है। अब देखिए यहां तक समझ में आया आपको? हाँ मैम। क्लियर हो रहा है बेटा दोनों को भी? जी मैम। ओके। बेटा हमारी आवाज में प्रॉब्लम है, आप समझ तो रही हो ना? जी मैम, हाँ मैम। क्लियर आ रही है। ओके ओके। हाँ देखिए, यदि हम कहते हैं कि बता दिया आपको इसके पूर्व हमने कि पत्थर के पानी में सार्थक और निरर्थकता की जो ध्वनियां होती है, उससे यदि अपन लेते हैं तो कुत्ता बिल्ली की, पशु के कंठ से निकले हुई आवाज, ध्वनि, या पानी का बहना, यह भी ध्वनि है। अब देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास आई है, उसके डेफिनेशन से क्या तात्पर्य रखते हैं ये लोग। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की यह डेफिनेशन है, भाषण अवयवों द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। अब देखिए ये जो भाषण अवयव होता है ना, अभी भाषण अवयव कौन से हैं, एक मिनट में अपन आपको दिखा देते हैं कि भाषण अवयव कौन कौन से होते हैं। बताया ना आपको कि बहुत ये है भाषण अवयव। देखिए यह आकृति आपको क्लियर हो रही है, ये आपकी यहाँ है, ये नासिका विवर, ये देखिए यहाँ, ये आपके ओष्ठ, या आपकी जीवा है ना, मतलब देखिए यहाँ आपके दांत, ये आपके ओष्ठ, यहाँ से, और ये जो तीन आ रही है ना, ये भोजन नलिका, श्वास नलिका, ये देखिए ये सारे हैं। नासिका विवर, दांत, ओष्ठ, वत्स, वर्धा, कोमल, मूर्धा, कोमल तालु, कठोर तालु, अली जीवा, जीवानों, जीवाग्र, ये सभी 21 है लगभग, है ना। तो तय है कि यही भाषण अवयव है, कि जिन भाषण अवयव के द्वारा मनुष्य बोलता है ना। भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। फिर से एक बार सुनिएगा उसे। भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। ये भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न क्लियर हो गया, जैसे ओष्ठ के माध्यम से
नासिका विवर के, अब देखिए हमारे फोनेटिकल में प्रॉब्लम है, हमारी गले में आवाज में प्रॉब्लम है, तो हम आज बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हमें खुद को कि हम नासिका विवर के माध्यम से बोल रहे हैं, मतलब हमारा उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो हमारा क्लीन एंड क्लियर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बीच बीच में रुकावट हो रही है। तो यही होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे अवयव का कितना महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम लोग आपको बता चुके हैं कि जब ओष्ठ टूटा हुआ ओष्ठ होता है, या किसी बूढ़े व्यक्ति को आप लोग देखते हैं तो जिसके मुंह में दांत नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसे बोलता है, खाता है तो उसकी मतलब बोलता है तो उसकी हवा बाहर निकल जाती है ना, तो हवा जब बाहर निकल जाती है तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आता है। तो यही है, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख रखेंगे, भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। फिर से एक बार सुनिएगा, भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। अब आप पढ़िए। पढ़िए आप लोग। भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। यस, वैशाली आप पढ़िए। लर्न कर लीजिए बेटा आप उसे, इतना सिंपली मत लीजिए, लर्न कीजिए। बोलिए वैशाली। तात्पर्य यह है कि इंसान ने विभिन्न क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रही है आप? हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको और आप क्या पढ़ रहे बेटा? नहीं मैम, हमने अभी अभी आपको डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा बताई, भाषण अवयव। हाँ मैम, हाँ बोलिए। भाषण अवयव वही पढ़ना द्वारा। है मैम। हाँ जी, भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। समझ में आई परिभाषा आपको? कविता क्लियर हो गई बेटा इस परिभाषा से? जी मैम। आगे बढ़े। यस। हाँ, ट्रेगर की परिभाषा है, अ फोनीम इज अ क्लास ऑफ फोनेटिकली सिमिलर साउंड। अभी अभी हमने आपको फोन का बताया, टिक्स का बताया, लॉजिक का बताया। अब ट्रेगर ने उसे अंग्रेजी के मतलब पाश्चात्य विद्वान है तो उन्होंने क्या बताया, देखिए, अ फोनीम इज अ क्लास ऑफ फोनेटिकली सिमिलर साउंड्स। फिर से एक बार, अ फोनीम इज अ क्लास ऑफ फोनेटिकली सिमिलर साउंड, मतलब सध्वनियों के, एक जैसी ध्वनियां, सामूहिक रूप को एक श्रेणी में रखने वाली ध्वनि को ध्वनिग्राम कहते हैं। अब सध्वनियां यानी क्या? तो जैसे कानपुर का कोई एक व्यक्ति कल कलकत्ता जाएगा, कितनी बार को आया यहाँ पर बताओ? फिर से बताइए मैम। ट्रेगर की परिभाषा है, अ फोनीम इज अ क्लास ऑफ फोनेटिकली सिमिलर साउंड्स, अर्थात सध्वनियों के सामूहिक रूप को एक श्रेणी में रखने वाली ध्वनि को ध्वनिग्राम कहते हैं, है ना। तो ये जो सध्वनियां है, यह स्वध्वनिया का मतलब क्या होता है, तो
एक जैसे शब्द बार बार उच्चारित होना, एक जैसी ध्वनिया, एक ही ध्वनि का बार बार प्रयोग करना सध्वनि कहलाते हैं। तो जैसे कानपुर का कोई एक व्यक्ति कल कलकत्ता जाएगा, कितनी बार क आया इसमें बताओ? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज नहीं आ रही है? हमसे तो फुल है बेटा, दोनों को भी आवाज नहीं आ रही है। कविता, आवाज नहीं आ रही है बेटा? कविता, हमारी आवाज क्लियर है? अभी आई मैम, आप क्या? मैम हेलो। हाँ बोलिए ना, हमारी आवाज तो क्लियर है बेटा। A phoneme is a class of phonetically similar sounds। तात्पर्य है कि सध्वनियों के सामूहिक रूप को, अब देखिए ये जो सध्वनियां हैं, इन सध्वनियों के सामूहिक रूप को एक श्रेणी में रखने वाली ध्वनि को ध्वनिग्राम कहते हैं। A phoneme is a class of phonetically similar sounds। मतलब सध्वनियां कौन सी है? तो एक जैसी ध्वनियों का बार बार उच्चारित होना सध्वनियां कहलाती है। कानपुर का कोई एक व्यक्ति कल कलकत्ता जाएगा। सवाल हमारा आपसे यह है कि क यह जो ध्वनि है कितनी बार आई है? क यह ध्वनि का उच्चारण कितनी बार हुआ इस वाक्य में? क, कानपुर का क एक बार, का दूसरी बार, कोई 3 बार, एक में 4 बार, व्यक्ति का क 5 बार, एक 2 3 4 5, कल 6, फिर से कलकत्ता 6 7 8, मतलब 8 बार हम क का उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। कानपुर का कोई एक व्यक्ति कल कलकत्ता जाएगा, तो 8 बार हमने क का उच्चारण किया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? सध्वनियां कहेंगे। एक ही ध्वनि का बार बार उच्चारण करना मतलब सध्वनियां होती है। डेनियल जोन्स, ध्वनि ध्वनि मनुष्य के विकल्प ही नियत स्थान तथा निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोतेंद्रिय द्वारा अविकल्प रूप से ग्रहित शब्द लहरी है ना। तो क्या कहता है देखिए, ओके ओके बेटा कविता, डोंट वरी। ध्वनि ध्वनि मनुष्य के विकल्पहीन, मतलब संकल्प विकल्प करो थे, है ना। ध्वनि मनुष्य के विकल्पहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा, आप देखिए क का उच्चारण करते हैं क, तो क का उच्चारण कहाँ से होता है यह आज आपको पता नहीं है, लेकिन जब हम ध्वनि यंत्र को आपके सम्मुख रखेंगे, एक एक ध्वनि यंत्र में सहायता देने वाले अवयवों को रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क का उच्चारण निश्चित स्थान से होता है, निश्चित प्रयत्न से होता है, क्योंकि स्वरों को मिलाकर व्यंजन तैयार होते हैं। स्वर की डेफिनेशन यदि आपको बता दी जाए, आपको इसके पूर्व के पंचम सत्र में आपने बताई है, आपको बताई गई थी कि स्वर का मतलब क्या होता है, व्यंजन का मतलब क्या होता है, मतलब जो बिना किसी सहायता से उत्पन्न होता है ना, बिना किसी प्रयास से उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास जिसे करना पड़ता है, औरों की सहायता जिसे लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित नियत स्थान है, मतलब हमारे कंठ से, हमारे ओष्ठ से, ये नियत स्थान, निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित, मतलब बोल रहे हैं। और जब हम बोलते हैं
तो श्रोतेंद्रिय द्वारा, श्रोतेंद्रिय से तात्पर्य हमारा कान है ना, तो कान के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे उस गृहित शब्द लहरी को आत्मसात करते हैं। देखिए जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारा माइंड उसे सेट नहीं करेगा बोलना क्या है, और जब हमारा माइंड सेट हो जाएगा हम बोलेंगे, और आपके श्रोतेंद्रिय द्वारा मतलब आपके कान तक हमारी आवाज, हमारी शब्द लहरिया पहुंच जाएगी, और आप उसे अविकल्प रूप से ग्रहित करोगे, मतलब आप उसे आत्मसात करोगे। और यही डेनियल जोन्स ने ध्वनि भाषण की परिभाषा को आपके सामने रखा है। तो क्या कहते देखिए, ध्वनि मनुष्य के विकल्पहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित, श्रोतेंद्रिय द्वारा अविकल्प रूप से ग्रहित शब्द लहरी है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जो लिपि चिन्ह दिए गए हैं उन्हीं ध्वनियों को ध्वनिग्राम भी कहा जाता है। सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, A phoneme is a class of phonetically similar sound. यह परिभाषा किस विद्वान की है? किस विद्वान की है? गुड। भाषण अवयव द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण ध्वनि कही जाती है। उपर्युक्त परिभाषा के परिभाषिकार है कौन है? परिभाषिकार डेनियल जोन्स, डॉक्टर यस यस। देखिए बेटा, जब आपका ऑफलाइन मोड होता है तो ऑफलाइन मोड में आपको ये परिभाषा ध्यान में रखनी होती है, लेकिन ऑनलाइन मोड में परिभाषा को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि दोनों को आपको ध्यान में रखना है। किस लिए? क्योंकि आपको सवाल परिभाषा दी जाएगी वहां पर, और आपको उसके पारिभाषिकार को याद रखना होगा। क्लियर हो गए? तो ये 3 परिभाषाओं को आज आप लर्न कर लीजिए। बहुत अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, आप उसे लिखिए। यहाँ तक आए हुए हैं। कल की तासिका में हम भाषा ध्वनि की जो परिभाषा है उसे हम आपके सम्मुख रखेंगे, क्योंकि उसमें भी और 3-4 लोग हैं, तो कहीं भाषा ध्वनि की परिभाषा और ध्वनि भाषण की जो भाषण ध्वनि की जो परिभाषा आपके सामने रखी, उसमें आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। क्लियर हो गया आज की तासिका में जो हुआ? यस मैम। आपको कोई सवाल होता है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। 5 मिनट हम लोग रुकते हैं। आपको कोई सवाल है? कविता? नहीं मैम। हाँ ठीक है, फिर वैशाली आपको कोई सवाल है बेटा? यदि आपको कोई सवाल नहीं है तो हम लोग कल की तासिका में मिलेंगे। अभी है हमारा 9:15 बजे की तासिका, उसमें हम लोग मिलते हैं। ठीक है? ओके मैम।